हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज महादेव शर्मा। फंडामेंटल एनालिसिस के इस सीरीज में अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना सीख रहे हैं और इससे पहले वीडियो में हमने बैलेंस शीट के नॉन करंट एसेट को डिटेल में समझा था और आज के इस वीडियो में हम उसी बैलेंस शीट के करंट एसेट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो करंट एसेट्स में सबसे पहला टर्म है इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, एक रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा फिनिश्ड गुड्स। तो आइए सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को समझ लेते हैं। यदि कोई कार बनाने वाली कंपनी है और उसे कार बनाने के लिए जो भी सामान लगता है उसे ही हम रॉ मटेरियल कहते हैं। उसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस। जैसा कि हमने अभी रॉ मटेरियल के बारे में अभी समझा है कि कार बनाने वाली कंपनी को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो उस रॉ मटेरियल से जो भी कार बन रहा होता है वह इनकम्प्लीट कार कंपनी के लिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। उसके बाद है फिनिश्ड गुड्स। तो जो कार बनकर रेडी हो चुकी है उसे ही फिनिश गुड्स कहा जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स वाले कॉलम में दूसरे नंबर पर है इन्वेस्टमेंट। तो किसी भी कंपनीज के द्वारा शॉर्ट टर्म मतलब कि एक साल से कम टाइम पीरियड के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे कि कंपनी द्वारा शॉर्ट टर्म के लिए किया हुआ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड में किया हुआ इन्वेस्टमेंट, या तो कि फिर ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा में किया हुआ इन्वेस्टमेंट, ये सभी करंट इन्वेस्टमेंट या मतलब कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। उसके बाद अगला टर्म है ट्रेड रिसीवेबल। तो यूजुअली कंपनी वेंडर या कस्टमर को क्रेडिट पर सामान बेचती है, मतलब कि उन्हें सामान डिलीवरी करने के बाद उन्हें उस सामान के पैसे देने के लिए कुछ दिनों की वक्त देती है। तो उस कंपनी के सामान बेचने के बाद जो भी पैसे मिलने वाले हैं उसे ही ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। लेकिन उसमें से कुछ वेंडर या कस्टमर पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म बैड डेट कहा जाता है। कंपनी अपनी पास्ट एक्सपीरियंस, इकोनॉमिक कंडीशन, कस्टमर क्वालिटी, कलेक्शन पॉलिसी, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बैड डेट कितना हो सकता है इसका अंदाजा लगाते हैं। उस एस्टिमेटेड डेट को जो माल क्रेडिट पर बेचे गए हैं उसको सब्सट्रैक्ट मतलब कि घटाने के बाद ट्रेड रिसीवेबल मिल जाता है। और ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू क्रेडिट सेल माइनस एस्टिमेटेड बैड डेट। उसके बाद हमारा अगला टर्म्स है अनबिल्ड रिसीवेबल। तो अनबिल्ड रिसीवेबल में वैसे एसेट्स आते हैं जिसमें कंपनी ने सामान बेच दिया है या सर्विस प्रोवाइड करा दिया गया है, लेकिन अभी तक उस सामान या सर्विस का बिलिंग नहीं हुआ है, और जब उसका बिलिंग होगा तब उसका पेमेंट भी हो सकता है। और यह ट्रांजैक्शन लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसीलिए इसे लॉन्ग टर्म एसेट्स भी माना जाएगा। उसके बाद हमारा अगला टर्म है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कि कंपनी के पास जो भी कैश है वो और एसेट्स जिन्हें कंपनी तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकती है, जैसे कि 3 महीने से पहले मैच्योर्ड होने वाली कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा, ये सभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। उसके बाद हमारा अगला टर्म्स है अदर बैलेंस विद बैंक। तो अदर बैलेंस विद बैंक में वैसे एसेट्स, बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि ऊपर दिए गए कॉलम में कवर नहीं किया गया है। उसे चेक करने के लिए आपको सामने दिए गए नोट नंबर पर जाकर उसे डिटेल में देख सकते हैं, जिसे हम आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते समय देखेंगे। उसके बाद हमारा अगला टर्म्स है लोन। तो इस लोन के अंदर वैसे एसेट्स आते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए दिया गया अपने एम्प्लॉय, वेंडर या किसी ग्रुप कंपनी को दिया हुआ बोरो मतलब कि उधार, ये सभी आ जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला टर्म्स है अदर फाइनेंशियल एसेट्स। तो अदर फाइनेंशियल एसेट्स में वैसे एसेट्स आते हैं जो कि ऊपर दिए गए फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल एक्सेट्रा में कवर नहीं किया गया है। उसके बाद हमारा अगला टर्म्स है इनकम टैक्स एसेट्स। तो इनकम टैक्स एसेट्स में वैसे टैक्स आते हैं जो कि कंपनीज ने बचाए हैं और लॉन्ग टर्म तक बचाए गए यह टैक्स कंपनीज के लिए एसेट्स बन जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला टर्म्स है अदर एसेट्स। तो अदर एसेट्स में वैसे एसेट्स आते हैं जो कि ऊपर दिए गए करंट एसेट्स में कवर नहीं हुआ है। उसके बाद हमारा अगला टर्म्स है टोटल करंट एसेट्स। तो जब आप ऊपर दिए गए करंट एसेट्स को जोड़ेंगे तो आपको टोटल करंट एसेट्स देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारा अगला टर्म्स है टोटल एसेट्स। तो जब आप टोटल नॉन करंट एसेट्स और टोटल करंट एसेट्स को जोड़ेंगे तो आपको टोटल एसेट्स मिल जाएगा। इस करंट एसेट्स के टोटल टर्म्स को कंप्लीट होने के बाद आप नीचे में देख सकते हैं शेयर कैपिटल। तो आइए हम इक्विटी शेयर कैपिटल को एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। हम यह मान लेते हैं कि कंपनी एबीसी ने 10 करोड़ शेयर 100 रुपये के प्राइस पर इशू किए हैं। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी एबीसी ने इन्वेस्टर से 10 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 1000 करोड़ रुपए उठाए हैं। तो यही 1000 करोड़ कंपनी एबीसी के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल कहलाएगी। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है कि हर शेयर का एक फेस वैल्यू होता है जिसे नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू भी कहा जाता है। तो जब भी कोई कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो कंपनी अपना फेस वैल्यू भी डिक्लेयर करती है
और फेस वैल्यू एक अकाउंटिंग टर्म है। इससे शेयर के मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी शेयर का फेस वैल्यू यूजुअली 1, 2, 5 या 10 होती है। तो आइए हम इसे भी एक उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। हम यह मान लेते हैं कि कंपनी एबीसी ने एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये रखी है और 10 करोड़ शेयर इशू की है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा 100 करोड़ और इक्विटी शेयर कैपिटल का फॉर्मूला है फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इश्यूड शेयर। यहाँ पर फेस वैल्यू 10 है और 10 करोड़ शेयर इशू किए गए हैं, जो कि टोटल नंबर 100 करोड़ आता है। लेकिन कंपनी ने अपने शेयर 100 रुपए के प्राइस पर बेचे हैं और शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए थी, लेकिन कंपनी ने फेस वैल्यू के ऊपर 90 रुपए के प्रीमियम पर शेयर बेचे थे और इस प्रीमियम से मिले पैसों को शेयर प्रीमियम कहा जाता है। तो शेयर प्रीमियम का फॉर्मूला है प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इश्यूड शेयर, जो कि 90 मल्टीप्लाइड बाय 10 करोड़ इक्वल टू 900 करोड़ होता है। तो इस शेयर प्रीमियम से मिला हुआ पैसा रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। तो आइए अब हम रिजर्व एंड सरप्लस को भी समझ लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में मेनली दो चीजें आती है, एक शेयर प्रीमियम और दूसरा शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट। मतलब कि कंपनी के पास जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसमें से डिविडेंड देने के बाद बचा हुआ पैसा रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। और रिजर्व एंड सरप्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है जिसे हम आगे बैलेंस शीट का डिटेल एनालिसिस करते समय देखेंगे। उसके बाद है अदर इक्विटी। तो अदर इक्विटी में मेनली रिजर्व कैपिटल और रिटेन अर्निंग आती है। तो रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में तो आप समझ ही चुके हैं। तो आइए अब हम रिटेन अर्निंग को भी समझ लेते हैं। तो कंपनी को जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसमें से शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो कुछ भी बचता है उसे ही रिटेन अर्निंग कहा जाता है और यह रिटेन अर्निंग रिजर्व एंड सरप्लस में जाती है। रिटेन अर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर कंपनी के पास अच्छी रिटर्न अर्निंग है तो कंपनी उसकी मदद से अच्छा खासा एक्सपांशन कर सकती है और बिना डेट लिए हुए भी या बहुत कम डेट लेकर भी कंपनी अपना एक्सपांशन कर सकती है। और रिटर्न अर्निंग को कैसे निकाला जाता है इसे हम बैलेंस शीट के एनालिसिस वाले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद है इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो जब आप शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी को जोड़ेंगे तो आपको इक्विटी एट्रीब्यूटल मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जिसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह कंपनी के ओनरशिप की एक पोजीशन है जिसमें एक शेयर होल्डर के पास 50% से कम शेयर या स्टेक होते हैं तो उसे कंपनी के कॉर्पोरेट डिसीजन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो दोस्तों ये तो थी बैलेंस शीट के करंट एसेट्स का पूरा डिटेल। आशा है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड का पूरा टर्म आप समझ ही चुके होंगे। अगर वीडियो वाकई अच्छा लगा हो और वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मदद मिला हो तो वीडियो को लाइक करें। और फंडामेंटल एनालिसिस के इस सीरीज में हम अगले एपिसोड में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के पूरे टर्म को डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसलिए आप मेरे चैनल MKS फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।